साल 1973 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, उस समय इंग्लैंड की टीम में एक स्पिन गेंदबाज हुआ करते थे। नाम था पैड पेकॉक। मुंबई टेस्ट से ठीक एक दिन पहले एक पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में पैड पेकॉक बड़े घमंड में डींग हाँकते हुए कह रहे थे, मैं बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता हूँ। कल देखना भारतीय बल्लेबाजों को कैसे अपनी गेंद पर नचाता हूँ और आउट करता हूँ। सलीम दुर्रानी कुछ देर तक चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। फिर वे पेकॉक के पास आए और बड़े ही शांत लहजे में बोले, पैड, मैं समझता हूँ कि तुम मेरी नजर में ऑफ स्पिन गेंदबाज हो ही नहीं। पैड पेकॉक चौंक गए और उन्होंने हैरानी से पूछा, नहीं सर, मैं तो टेस्ट टीम का मुख्य स्पिन गेंदबाज हूँ। सलीम दुर्रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हें ऑफ स्पिन गेंदबाजी करनी ही नहीं आती। और सुनो, कल जब तुम मुझे गेंदबाजी करोगे तो तुम्हारी पहली ही गेंद पर मैं छक्का मारूंगा। पैड पेकॉक यह सुनकर शॉक्ड हो गए। उनके लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। कोई बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास के साथ दावा कैसे कर सकता है। खैर, अगले दिन मैच शुरू हुआ। जैसे ही सलीम दुर्रानी बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे, इंग्लैंड के कप्तान माइक डेनिस ने पैड पेकॉक को गेंद थमाते हुए कहा, कल जो हुआ था याद है ना? वो कल की बात थी, घबराना मत, ये टेस्ट मैच है। लेकिन जैसे ही पैड पेकॉक अपने पहली ही गेंद डाली, सलीम दुर्रानी ने अपने वादे के मुताबिक पहली ही गेंद पर आगे निकलकर छक्का लगाया। छक्का लगाने के बाद सलीम दुर्रानी हंसते हुए पैड पेकॉक के पास गए और बोले, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें ऑफ स्पिन गेंदबाजी आती ही नहीं। लेकिन तुम तब भी नहीं माने। क्रिकेट के उस दौर में टेस्ट मैच में छक्का मारना किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन ये थे सलीम दुर्रानी, जो अपने फैंस के कहने पर भी छक्का लगाने में माहिर थे। जब भी वे स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी करने मैदान पर आते, तब स्टैंड से एक ही आवाज गूंजती। ऐसे थे सलीम दुर्रानी, जिन्हें लोग प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहकर पुकारा करते थे। आइए जानते हैं उनके क्रिकेटिंग करियर का शानदार सफर के बारे में। Durrani's 71 runs include 10 fours and 2 sixes. सलीम दुर्रानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। वे काबुल में जन्म लेने वाले भारत के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर थे। सलीम दुर्रानी के पिता अब्दुल अजीज दुर्रानी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे। साल 1935 में जब वे कराची में एक मैच खेल रहे थे, तो अपने शानदार खेल से उन्होंने नवानगर के महाराजा दिग्विजय सिंह को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अब्दुल अजीज दुर्रानी को सब इंस्पेक्टर की नौकरी की पेशकश कर दी। और इसके बाद अब्दुल अजीज दुर्रानी जामनगर आकर बस गए। हालांकि 1947 के बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान क्रिकेट के सफल कोच रहे, लेकिन उनका परिवार जामनगर में ही रह गए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के महान बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद, जो आगे चलकर लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर हुए, वे अब्दुल अजीज दुर्रानी के ही स्टूडेंट थे। सलीम दुर्रानी बचपन से ही क्रिकेट के खेल में माहिर थे। जामनगर में अपने स्कूली दिनों के दौरान उन्होंने स्थानीय हिल शील्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और यहीं से उनका सिलेक्शन हुआ। फिर 1950 में वे बॉम्बे आ गए। जैसे कि आप सब जानते हैं, मुंबई को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत के लिए कई दिग्गज और महान क्रिकेटर निकले हैं। सलीम दुर्रानी के बचपन के पड़ोसी वीनू मानकड़ भी जामनगर के ही थे और आगे चलकर वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक थे। अगर आप वीनू मानकड़ के क्रिकेटिंग करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सलीम दुर्रानी ने अपने पड़ोसी वीनू मानकड़ की सफलता को देखकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े। सलीम दुर्रानी धीमी गति के बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज थे और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। साल 1952 में जब वीनू मानकड़ एल्फिंस्टन कॉलेज में कोच थे, उस समय माधव आप्टे, सुभाष गुप्ते और दत्तू फाड़कर जैसे खिलाड़ी यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आया करते थे। उसी दौरान वीनू मानकड़ ने सलीम दुर्रानी को अपने पास बुलाया और उन्हें इन सभी खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का मौका दिया। यही से भारत को एक महान ऑलराउंडर खिलाड़ी मिलने
की शुरुआत हो चुकी थी। फिर 1958 में उन्होंने सौराष्ट्र के लिए रणजी में डेब्यू किया और गुजरात के खिलाफ शतक जमाया। उस समय सौराष्ट्र जोन की टीम काफी कमजोर मानी जाती थी और अक्सर शुरुआती ही मैचों में हारकर बाहर हो जाते थे। यही वजह रही कि सलीम दुर्रानी को ज्यादा मौके नहीं मिल पाते थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गुजरात से खेलना जारी रखा। इस दौरान वे बॉम्बे में पढ़ाई भी कर रहे थे और बॉम्बे के क्लब क्रिकेट से खेल भी रहे थे। उस दौर में बॉम्बे का क्रिकेट क्लब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता था, क्योंकि यहाँ भारत के टेस्ट क्रिकेटर भी हिस्सा लिया करते थे। सलीम दुर्रानी बॉम्बे के सिप्ला क्रिकेट क्लब के लिए खेला करते थे और अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचे। इसी बीच 1958 में उदयपुर के महाराजा ने सलीम दुर्रानी को राजस्थान की ओर से रणजी खेलने का निमंत्रण भेजा और इसके बाद वे राजस्थान की ओर से खेलने लगे। उधर 1959 में वीनू मानकड़ के रिटायरमेंट के साथ ही भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा। वीनू मानकड़ ने बल्ले और गेंद दोनों से कभी भी टीम को निराश नहीं किया था, लेकिन अब भारत के पास उनके जैसा प्रभावशाली ऑलराउंडर नहीं थे। लेकिन उनकी जगह की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय क्रिकेट में जल्द ही एक ऐसे हुनरमंद ऑलराउंडर की एंट्री होने वाली थी, जो वीनू मानकड़ की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से सबको चौंका देने वाला था। 1959-60 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई, तब कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट में जसू पटेल की करिश्माई गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 36 ओवर में 69 रन देकर 9 विकेट लिए और दूसरी पारी में लगभग 26 ओवर में 55 रन देकर 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 105 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने यह मैच 119 रनों से जीता और जसू पटेल इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे। इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच बॉम्बे के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया, लेकिन इस मैच से पहले जसू पटेल फूड पॉइजनिंग के कारण टीम से बाहर हो गए और उनकी जगह 25 वर्षीय सलीम दुर्रानी को 1 जनवरी 1960 में टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि अपने टेस्ट मैच में वे कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए और टीम से बाहर हो गए। इसके बाद भारतीय टीम में वापसी करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। राजस्थान की ओर से रणजी खेलते हुए अगले 2 सालों में वे घरेलू क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। इसी दौरान रणजी में एक मैच हैदराबाद की ओर से उस समय के नवाब पटौदी और जयसिम्हा जैसे धाकड़ बल्लेबाज खेल रहे थे। जब नवाब पटौदी 70 रन पर थे और जयसिम्हा 80-85 के बीच बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद टी ब्रेक का समय हुआ। टी ब्रेक में सलीम दुर्रानी का मजाक उड़ाते हुए नवाब पटौदी और जयसिम्हा दुर्रानी के बारे में कहते हैं, इस टीम में कोई बच्चा सा एवरेज स्पिनर है। सलीम दुर्रानी कुछ सेकंड सुनकर उनके पास आकर कहा, मैं आप दोनों को पहली ही ओवर में आउट करूंगा। इस पर दोनों बल्लेबाज हंस पड़े और बोले, यह टेस्ट मैच है, कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो पहले ही गेंद पर नवाब पटौदी को यॉर्कर गेंद पर बोल्ड कर दिया और नवाब पटौदी जाते जाते उन्होंने अपना कैप सलीम दुर्रानी को दिया और सम्मान पूर्वक कहा, भाई तू बहुत बड़ा क्रिकेटर है। और फिर उसी ओवर की छठी गेंद पर जयसिम्हा भी कैच आउट हो गए। सलीम दुर्रानी ने अपनी बातों को सच कर दिखाया। फिर साल 1961 और 62 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई, तब सलीम दुर्रानी को एक बार फिर टीम में शामिल किया गया। भारत इस सीरीज को 2-0 से जीती। इस सीरीज में अहम भूमिका सलीम दुर्रानी की रही, जिसमें उन्होंने 199 रन और 23 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जिसमें कोलकाता टेस्ट में 8 विकेट और चेन्नई टेस्ट मैचों में 10 विकेट शामिल थे। आखिरी के दोनों टेस्ट मैच भारत ने जीते। इससे पहले तीनों टेस्ट मैच ड्रॉ रहे। इसी साल 1961 में भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई। 26 जनवरी 1962 को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को दिया गया, जो इस सम्मान को पाने वाले पहले क्रिकेटर बने। लेकिन उस समय सलीम दुर्रानी भारत की ओर से वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे थे। इस दौरे पर सलीम दुर्रानी 9 नंबर से बल्लेबाजी की शुरुआत की और दूसरे इनिंग में नंबर 3 पर आकर 104 रनों की शतकीय पारी खेली, जो इनका एकमात्र टेस्ट शतक है। इस सीरीज में सलीम दुर्रानी एक बार फिर
उम्दा प्रदर्शन करते हुए 259 रन बनाए और 17 विकेट लिए। वेस्टइंडीज दौरे पर होने के कारण से वे अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मौजूद नहीं हो सके और फिर जब सलीम दुर्रानी भारत लौटे तब वो अपना पुरस्कार लेने ही भूल गए। यह पुरस्कार फेडरेशन के पास 47 वर्षों तक धूल खाता रहा। आखिरकार 2009 में भारतीय खेल मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सलीम दुर्रानी को यह अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद फर्स्ट क्लास मैचों में बल्ले एवं गेंद से प्रभावशाली प्रदर्शन किए। सलीम दुर्रानी ने बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में ऐसी लोकप्रियता हासिल कर ली थी कि लोग उन्हें प्यार से प्रिंस सलीम कहकर पुकारा करते थे। उनकी डैशिंग लुक, मैदान में चलने का अंदाज और फैंस का अपार स्नेह सब मिलकर उन्हें एक करिश्माई व्यक्तित्व बनाते थे। वह मैदान पर क्रिकेट खेल के साथ साथ अपने अंदाज और मनोरंजन से भी दर्शकों का दिल जीत लेते थे। हालांकि उनके इसी बेफिक्र और मस्त मौला स्वभाव के कारण अक्सर ऐसा होता कि कभी वे टीम में होते तो कभी टीम से बाहर होते। उनके समय के कई खिलाड़ियों का मानना था कि अगर सलीम दुर्रानी क्रिकेट को पूरी गंभीरता से खेलते तो वे दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में गिने जाते। 1971 के वेस्टइंडीज दौरे से पहले सलीम दुर्रानी और सुनील गावस्कर हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेलने जा रहे थे। उस समय सुनील गावस्कर उत्तर भारत की ठंडी सर्दियों से बिल्कुल अनजान थे। जब ट्रेन रात में चल रही थी, ठंड इतनी तेज थी कि गावस्कर को नींद नहीं आ रही थी। तभी सलीम दुर्रानी ने उनकी परेशानी देखी और कहा, तुम मेरा कम्बल ले लो और आराम से सो जाओ, मैं थोड़ी देर लोगों से बात कर लेता हूँ। सुनील गावस्कर कंबल लेके सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वे तो आराम से कंबल में सो रहे थे, लेकिन जबकि सलीम दुर्रानी ठंड में सिकुड़ कर सो रहे थे। उस वक्त सुनील गावस्कर को गहरा आश्चर्य हुआ। एक और सलीम दुर्रानी जो पहले से ही एक एस्टेब्लिश टेस्ट क्रिकेटर थे और जिनकी लोकप्रियता अपार थी, दूसरी ओर वे खुद उस समय के सिर्फ एक साधारण रणजी खिलाड़ी थे जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। फिर भी दुर्रानी ने अपनी परवाह किए बिना उन्हें कम्बल दिया। वह वाकया सुनील गावस्कर के दिल को छू गया और उनके मन में सलीम दुर्रानी के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया, जिस कारण से सुनील गावस्कर ने हमेशा के लिए सलीम दुर्रानी को अंकल कहकर पुकारा करते थे। इनके साथ साथ भारत के अन्य खिलाड़ी भी सलीम दुर्रानी को प्यार से अंकल कहकर पुकारा करते थे। 1971 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई। पहला मैच सलीम दुर्रानी नहीं खेले और यह मैच ड्रॉ रहा। अगला मैच पोर्ट ऑफ स्पेन ग्राउंड में खेला गया। हालांकि इस सीरीज के हीरो सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई थे। जब इस मैच में क्लाइव लॉयड और सर गैरी सोबर्स बैटिंग कर रहे थे, तब गेंदबाजी करने सलीम दुर्रानी आए। एक ही ओवर में दोनों बैट्समैन को आउट करके भारत को 7 विकेटों से वेस्टइंडीज की धरती पर पहली जीत दिलाई थी। वेस्टइंडीज की धरती पर वेस्टइंडीज को उस वक्त हराना भारत के लिए यह बड़ी ब्रेक थ्रू था। They have won the series against the West Indies. A thunderous applause to the man of the moment, the 21-year-old Gavaskar, for his sterling debut. फिर साल 1973 में जब सलीम दुर्रानी को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया, तो कलकत्ता और मुंबई के दर्शक ने नो दुर्रानी नो टेस्ट का विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह पर पोस्टर लगाए। यह भारतीय क्रिकेट इतिहास का अनोखा मौका था जब किसी खिलाड़ी के लिए दर्शक सड़कों पर उतर आए थे। इसी टेस्ट सीरीज में गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ उन्होंने 150 रनों की साझेदारी निभाई, जिसमें सलीम दुर्रानी ने 73 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। यह उनका अंतिम टेस्ट मैच रहा और एक यादगार साझेदारी भी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सलीम दुर्रानी ने बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ाए। परवीन बॉबी के साथ चरित्र जैसे फिल्मों में भी काम किए, लेकिन फिल्मी दुनिया में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। 13 सालों की क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने 29 टेस्ट मैचों में 1202 रन के साथ 1 शतक और 7 अर्धशतक बनाए। इसके अलावा 75 विकेट भी लिए। 2011 में उन्हें बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 अप्रैल 2023 को 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में हम लेके आएंगे भारत की एक और महान क्रिकेटर की कहानियाँ। तब तक के लिए जय हिंद। Durrani makes batting look the easiest thing in the world.
Birkinshaw fields the Durrani punch. Here comes Durrani's 6-6 of the series.